नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी रतलाम की है। ये बात 2025 की है। रतलाम में एक गांव है कुआंझागर। 40 वर्षीय बबलू उर्फ संजय मैड़ा मूल रूप से रतलाम के कुआंझागर गांव का रहने वाला था। यहां उसकी पत्नी गीता के अलावा बूढ़े माता पिता रहते थे, जबकि खुद बबलू पास के गांव तितरी में अपनी दूसरी पत्नी रानी के साथ रहकर एक बंगले पर चौकीदारी का काम करता था। रानी बबलू से उम्र में 20 साल छोटी थी। कोई साल भर पहले रानी के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। रानी को देखते ही उसका दीवाना हो गया। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने रानी को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर अपने साथ रख लिया था। गीता अपने पति की दूसरी शादी से नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे संजय ने उसे मना लिया था। गीता नाराज न हो इसलिए महीने में 2-3 रातें वह गीता के साथ बिताने कुआंझागर आता रहता था। 21 जनवरी के रोज भी वह यही सोचकर रानी को तितरी में अकेला छोड़कर गीता के पास आया था। बबलू बाहर कमरे में पिता के पास बैठा था। इसी बीच अंदर के कमरे से गीता ने उसकी मां को आवाज दी। मां यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि तू बाबूजी से बात कर, मैं तेरे लिए रोटी सेंक देती हूं। मां की यह बात संजय के दिमाग पर हथौड़े की चोट जैसी पड़ी। मां रोटी सेंकने जा रही है, इसका मतलब गीता को इन दिनों खाना नहीं बनाना है। गीता का मासिक धर्म चल रहा है तो वह बबलू को अपने साथ बिस्तर पर सोने भी नहीं देगी। यह जानकर बबलू को दिमाग घूम गया। दरअसल उस रोज सुबह से ही उसके मन में काम का कीड़ा कुलबुला रहा था। इसलिए वह गीता के पास आया था। क्योंकि गीता भले ही रानी की तरह कम उम्र की न थी, पर पति को खुश करने का तरीका गीता रानी से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी। अब बबलू की समझ में आ गया कि उसके आते ही गीता ने उससे ऐसा क्यों कहा था कि तुम गलत समय पर आए हो। गीता भी जानती थी कि बबलू जब भी गांव आता है उसके साथ रोज कई बार संबंध बनाता है। इसलिए गीता के मासिक धर्म के बारे में जानकर बबलू ने तुरंत दांव खेलते हुए पिता से कहा कि मैं दूसरे गांव से तितरी लौट रहा था तो सोचा कि घंटा आधा घंटा आप लोगों से भी मिलता चलूं। मुझे अभी तितरी लौटना होगा क्योंकि मैं मालिक के काम से दूसरे गांव गया था, इसलिए मेरा रात में लौटना जरूरी है। पिता ने टोकते हुए कहा, सुबह जल्दी चले जाना, बाहर ठंड भी बहुत है। लेकिन बबलू के दिमाग पर तो सेक्स सवार था, इसलिए गीता अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो क्या तितरी में उसकी दूसरी पत्नी रानी तो थी, जिसके साथ वह प्यार के पल बिताकर चैन की नींद सो सकता था। इसलिए माता पिता और पत्नी के रोकने पर भी बबलू नहीं रुका और खाना खाकर वह रात लगभग 1 बजे तितरी के लिए रवाना हो गया। बबलू जानता था कि रानी को बिना शराब पिए संबंध बनाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने रास्ते में एक ठेके के बाहर सो रहे चौकीदार से ज्यादा दाम देकर एक देशी शराब की बोतल खरीदकर सीधे अपने घर पहुंच गया। लेकिन घर पहुंचकर वह अपने मकान के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी देखकर चौंक गया। बबलू का मन कई शंकाओं से भर उठा। उसने चुपचाप जाकर दरवाजे की दरार से अंदर देखा तो अपनी पत्नी रानी को पिकअप कर्मी भरत भाभोर की गोद में बैठा देखकर सन्न रह गया। भरत भाभोर गांव जैतमाड़ी का रहने वाला था। वह एक लॉडिग पिकअप पर काम करता था और अक्सर सेठ जी का माल लेकर बंगले पर आता रहता था, जिससे बबलू भरत को अच्छी तरह से जानता था। बबलू ने फिर एक बार दरवाजे से अंदर झांका। भरत भी रानी की तरह निर्वस्त्र था और रानी भरत की गोद में बैठकर पास रखी दारू की बोतल को बीच बीच में उठाकर घूंट पी रही थी। यह नजारा देखकर बबलू का दिमाग घूम गया। जिस रानी के पीछे उसने अपनी पहली पत्नी गीता को धोखा दिया, वहीं रानी दूसरे मर्द के साथ ऐसी बेशर्मी से हमबिस्तर हो रही है। गुस्से से भरे बबलू ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर उसके घर आने का कहा, जिससे थोड़ी देर में गांव कोलावाखेड़ी से उसकी मौसी का बेटा सुनील, जुलवानिया से दिनेश परमार और गांव आलेनिया ने ईश्वर और राहुल तितरी पहुंच गए। बबलू ने तीनों को रानी की करतूत बताई कि वह किस तरह अपने प्रेमी की गोद में बैठकर अय्याशी कर रही है। बबलू ने उनसे कहा कि वह दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने उन सभी को बुलाया था। सभी इस काम में बबलू को साथ देने राजी हो गए। लेकिन इसी बीच घर के बाहर लोगों की आवाज सुनकर रानी चौंक गई। उसने प्रेमी की गोद से नीचे उतरकर खिड़की के पास आकर बाहर देखा तो पति को अपने 3-4 साथियों के साथ देखकर वह समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए उसने कमरे में अंदर से ताला लगा दिया ताकि बबलू अंदर ना आ सके। लेकिन भरत के लिए घर से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिससे वह अंदर फंस कर रह गया। इधर जब बबलू के दरवाजा खटखटाने पर रानी ने दरवाजा नहीं खोला तो बबलू और उसके साथ दरवाजे के बगल से दीवार खोदने लगे। रानी और भरत को मौत सामने खड़ी दिख रही थी।
लेकिन तभी रानी बोली, अब मरना तो है ही, तो क्यों हम अपनी मुलाकात को अधूरी छोड़े। यह कहकर वह भरत से लिपटकर प्यार करने लगी। भरत पहले तो डरा, लेकिन फिर वह भी रानी का साथ देने लगा। जब तक बबलू और उसके साथी दीवार तोड़कर दरवाजे की कुंडी अंदर से खोलते, तब तक रानी और भरत अपना प्यार भरा समय बिता चुके थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर भागने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बबलू अपने साथियों के साथ अंदर घुसा, भरत और रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद सभी ने लाठियों और लोहे की रॉड से भरत की बुरी तरह पिटाई की। जब वह बेहोश हो गया, मौका देखकर रानी वहां से भाग गई, तो चारों ने बैठकर शराब पी। फिर सुबह होने से पहले बबलू अपने दोस्त दिनेश परमार के साथ भरत की मोटरसाइकिल पर उसे बीच में बैठाकर कनेरी गांव ले गया। वहां हाई स्कूल के पास बेहोश भरत को फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर वापस तितरी लौट गए। सुबह होते ही रतलाम के डीडी नगर थाना प्रभारी टीआई रविंद्र दंडोतिया को खबर मिली कि कनेरी में एक युवक की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। लाश की पहचान जैतमाड़ी निवासी भरत भोर के रूप में हुई। इसके बाद एसपी अमित कुमार ने एएसपी राजेश खाखा और सीएसपी सत्येंद्र घनोरिया के नेतृत्व में डीडी नगर टीआई की एक टीम गठित कर इस मामले की जांच शुरू कर दी, जिससे जल्द ही पता चला कि भरत का प्रेम संबंध तितरी निवासी बबलू की पत्नी रानी के साथ था और घटना वाले दिन से ही रानी भी घर से गायब है। जब पुलिस ने इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाई, तो उन्हें कोलवाखेड़ी निवासी सुनील पिता रामलाल गणवा मिल गया। उसने घटना की रात की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। आज की दूसरी कहानी नागपुर की है। यह बात 2003 की है। नागपुर में एक पुलिस थाना है, गांधी सागर। 15 सितंबर 2003 की रात करीब 10 बजे का समय था। इतनी रात होने के बावजूद नागपुर के गांधी सागर इलाके में कुछ लोग अब भी घूम रहे थे। थाना गांधी सागर के सहायक पुलिस उप निरीक्षक विजय तिवारी अपनी टीम के साथ इलाके की गश्त कर रहे थे। जब वे एक सुनसान सड़क किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग इकट्ठा थे। एक ही जगह इतनी भीड़ देखकर पुलिस को शक हुआ। वे तुरंत वहां पहुंचे और भीड़ को हटाया। भीड़ के बीच प्लास्टिक की एक थैली में पीले कपड़ों में लिपटा हुआ एक इंसानी धड़ पड़ा था, जिसके हाथ पैर और सिर गायब थे। देखने में वह किसी महिला का धड़ लग रहा था। हत्या का मामला था। इसलिए सहायक पुलिस उप निरीक्षक विजय तिवारी ने सड़क किनारे पड़े इस धड़ की सूचना थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार को दी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार ने तुरंत मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई और इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों व कंट्रोल रूम को दे दी। अभी तक सिर्फ धड़ ही मिला था। उसके हाथ पैर और सिर का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उन अंगों का कोई सुराग नहीं मिला। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बहुत चालाक है। उसने खुद को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसने शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए थे। सड़क किनारे इतनी भीड़ कैसे लगी, यह जानने के लिए पुलिस ने वहां खड़े लोगों से पूछताछ की। तब पता चला कि धड़ को एक युवक ने झाड़ियों के पास देखा था और शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की, तो उसने बताया, मैं रोज की तरह आज भी इधर से गुजर रहा था। तभी सड़क किनारे झाड़ियों के पास एक बड़ी प्लास्टिक की थैली पड़ी दिखी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पास जाकर देखा तो लगा जैसे कोई भारी चीज अंदर भरी हो। जब मैंने थैली को खोला और अंदर झांकते ही मेरे होश उड़ गए। वो एक इंसानी धड़ था। डर के मारे मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और फिर भीड़ जमा हुई। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूछताछ के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार ने धड़ का पंचनामा तैयार कर उसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वे थाने लौटे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ मिलने से मृतक की पहचान कर पाना मुश्किल था और बिना पहचान के जांच को आगे बढ़ाना भी नामुमकिन था। इसलिए पुलिस के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक सुभाष मोरे को सौंपा गया, जिन्हें हत्यारे तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई।
पुलिस निरीक्षक सुभाष मोरे जांच की रूपरेखा तैयार कर ही रहे थे कि मृतक महिला के बाकी अंग भी बरामद हो गए। उसके हाथ और सिर गांधी सागर झील के पास मिले, जबकि पैर कस्तूरचंद पार्क क्षेत्र में फेंके गए थे। पुलिस ने तुरंत इन अंगों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी कि ये अंग उसी महिला के थे जिसका धड़ सड़क किनारे बरामद हुआ था। इस तरह पुलिस का आधा सिर दर्द कम हो गया था, लेकिन अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस टीम ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया। आसपास के जिलों के थानों से भी संपर्क किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी महिला की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं है। इसी दौरान तीसरे दिन पुलिस को एक सुराग मिला। 2 दिन बीत गए। नागपुर में घटी इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था, इसका पता लगाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। गांधी सागर थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक मृतका की शिनाख्त हो पाई थी न ही कोई सुराग मिला था। हत्या का तरीका बेहद सनसनीखेज और पेशेवर अंदाज का लग रहा था। पुलिस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महानगर के अस्पतालों, डॉक्टरों, कसाईयों और पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, क्योंकि शव के टुकड़े जिस सफाई से किए गए थे वह किसी आम अपराधी के बस की बात नहीं लग रही थी। इसी बीच पुलिस को एक अहम गवाह मिल गया, महज 20 साल का एक लड़का। उसने बताया कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को सड़क किनारे पर प्लास्टिक बैग फेंकते हुए देखा था। लड़के ने बताया कि रात 9 बजे वह अपने दोस्त के साथ पैदल अपने घर जा रहा था। युवक ने थैला झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद वह जिस ऑटो से आया था उसी में बैठकर चला गया। लड़के ने पुलिस को ऑटो वाले का हुलिया भी बताया, जो दाढ़ी रखा हुआ था। इस सुराग से पुलिस को जांच आगे बढ़ाने का नया रास्ता मिल गया। अब पुलिस उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढने लगी। आखिर पुलिस ने उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने उसे थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया, वह आदमी मेरे ऑटो में नागपुर के सिहोरा से बैठा था। वापस लाकर भी मैंने उसे वहीं छोड़ा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी बताया था कि वह हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस युवक का जो हुलिया बताया था वह उस लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से पूरी तरह मेल खा रहा था। इससे साफ हो गया कि हत्यारा वही युवक था जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। इसके बाद पुलिस की जांच मुस्लिम बस्तियों और मुस्लिम युवकों पर केंद्रित हो गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए हुलिये के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाकर हर मुस्लिम बस्ती और सरोहा में लगवा दिया। इस प्रक्रिया में 2 और दिन बीत गए, लेकिन अफसोस पुलिस टीम को इस दौरान कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। हालांकि पुलिस टीम निराश नहीं हुई और पहले की तरह ही पूरी मेहनत और तत्परता के साथ जांच जारी रखी। पुलिस टीम को यह सूचना मिली कि अंबाझरी थाना में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इस महिला का हुलिया मृतका से मेल खा रहा था। महिला का नाम जाहिदा था और उसे 2 दिन पहले उसके परिवार वालों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट के रूप में ढूंढने के लिए पुलिस को सूचित किया गया था। इस जानकारी से पुलिस को एक नई दिशा मिली और अब वह इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए तैयार हो गई थी। थाना अंबाझरी में जो गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी वह गुमशुदा महिला की बहन रुखसाना ने दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सुभाष मोरे ने रुखसाना से संपर्क किया। उन्हें थाने बुलाकर टुकड़ों टुकड़ों में मिली लाश के फोटोग्राफ्स दिखाए गए तो फोटो देखते ही वह रो पड़ी। रुखसाना ने टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस लाश की शिनाख्त अपनी बहन जाहिदा खान के रूप में कर दी, जो 14 सितंबर 2003 से गायब थी। नागपुर की रहने वाली 36 वर्षीय स्वस्थ और सुंदर जाहिदा अपने 12 वर्षीय बेटी और 7 वर्षीय बेटे के साथ अंबाझरी के इलाके में एक कॉलोनी में रहती थी। वह फैशन डिजाइनर थी। उसके पति का नाम रियाज था, जो अत्तर का व्यवसाय करता था। लेकिन 2 साल पहले रियाज के व्यवसाय में भारी घाटा हुआ था, जिससे वह खुद को संभाल नहीं सका और आत्महत्या कर ली। इसके बाद जाहिदा अकेली पड़ गई। अब उसका सहारा सिर्फ उसके 2 बच्चे थे। पति के इस कदम के बाद जाहिदा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उच्च शिक्षित जाहिदा ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। अंत में रुखसाना ने पुलिस को बताया था कि पिछले कुछ समय से जाहिदा नागपुर के किसी युवक से प्रेम संबंध बना रही थी। 13 सितंबर 2003 की शाम को जाहिदा घर से निकली थी और फिर लौटकर नहीं आई। पूरी रात उसका बेटा और बेटी इंतजार करते रहे। घर में अकेले हैरान परेशान बच्चों ने सुबह रुखसाना को फोन करके मां के वापस न आने की बात बताई। रुखसाना ने परेशान और घबराए बच्चों को ढांढस बंधाया और थोड़ी देर में उनके पास जा पहुंची। इसके बाद रुखसाना बच्चों को लेकर जाहिदा की तलाश में निकल पड़ी।
जहां जहां उसकी मिलने की संभावना थी, रुखसाना ने उसकी खोज की। जब कहीं से भी जाहिदा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो वह थाना अंबाझरी पहुंची और जाहिदा की गुमशुदगी दर्ज करा दी। रुखसाना की बातों से पुलिस टीम को उसी युवक पर संदेह हुआ जिससे जाहिदा का प्रेम संबंध था। पुलिस जाहिदा के बारे में जरूरी जानकारी जुटाने के साथ साथ उसके घर की तलाशी भी लेने लगी ताकि उस युवक तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके। लेकिन काफी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो पुलिस ने जाहिदा का मोबाइल फोन थाने लाकर जांचने की कोशिश की। लेकिन यह संयोग ही था कि उस दिन वह अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ आई थी। पुलिस टीम ने जाहिदा के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो उस नंबर से सबसे अधिक जिस नंबर पर बात हुई थी वह नंबर रिजवान खान का था। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह मोहद्री बाजार में रहता है और किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर है। पुलिस टीम ने पहले रिजवान के नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रिजवान पुलिस को दोनों जगहों पर नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस टीम ने उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी, साथ ही मुखबिरों को भी लगा दिया। आखिर 10 नवंबर 2003 को पुलिस ने मुखबिर की ही सूचना पर मोहद्री बाजार की एक इमारत से रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान खान को थाने लाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वह हीला हवाली करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो उसने जाहिदा की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान की पूछताछ में रिजवान खान ने जाहिदा से प्रेम संबंध से लेकर उसकी हत्या करने तक की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 30 वर्षीय रिजवान खान कोलकाता के गांव तामलुक का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तलाश में वह नागपुर चला आया था, लेकिन उसके माँ बाप और एक भाई तथा बहन अभी भी गांव तामलुक में रह रहे थे। रिजवान काफी महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई पूरी करके उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम की तलाश में नागपुर आ गया। नागपुर में उसका एक मित्र पहले से ही रह रहा था, वह उसी के साथ रहने लगा। थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। लगभग 1.5 साल पहले नागपुर की जाहिदा शेख से मुलाकात कोलकाता से नागपुर आते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें ठीक एक दूसरे के आमने सामने थीं। पहले दोनों के बीच परिचय हुआ, इसके बाद बातचीत शुरू हुई तो नागपुर पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से इस तरह खुल गए कि अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो ट्रेन से उतरते उतरते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे। जाहिदा शेख अपने घर तो आ गई थी, लेकिन उसका दिल युवा रिजवान के साथ चला गया था, क्योंकि यात्रा के दौरान रिजवान से हुई बातों ने जाहिदा को बहुत प्रभावित किया था। रिजवान का तरीका, उसकी बातें और उसकी मजबूत कदकाठी ने उसे इस तरह आकर्षित किया था कि वह उसे भूल नहीं पा रही थी। रिजवान ने उसे अपने पति और शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। जाहिदा को वह सुख याद आने लगा था जो उसे अपने पति से मिलता था, और जवानी में पति ने उसे छोड़ दिया था। अपने काम और बच्चों में वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि बाकी सब चीजें वह भूल चुकी थी। लेकिन रिजवान से हुई मुलाकात ने उसकी खोई हुई इच्छाओं को फिर से जगा दिया था, जिसे उसने अपने पति की मौत के बाद दबा दिया था। जाहिदा की तरह रिजवान भी उसके बारे में सोचने लगा था। पहली बार उसे जाहिदा की खूबसूरती ने बहुत आकर्षित किया था। वह किसी भी तरह जाहिदा के पास जाना चाहता था। वह उसे अपनी ओर खींचने में सफल हो गया था। काफी समय तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। एक दिन वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और सब कुछ भूलकर अपने मन की बातें करने लगे। इसी के बाद दोनों स्वयं को संभाल नहीं सके और सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर एक दूसरे के हो गए। मर्यादा टूटी तो सिलसिला चल पड़ा। मौका निकालकर वे शारीरिक भूख मिटाने लगे। जाहिदा रिजवान में कुछ इस तरह खो गई कि वह स्वयं को उसकी पत्नी समझने लगी। फिर एक समय ऐसा आ गया कि वह रिजवान से शादी के लिए कहने लगी, लेकिन रिजवान जाहिदा की तरह उसके प्यार में पागल नहीं था। वह पढ़ा लिखा और होशियार युवक था। वह जाहिदा के प्रति जरा भी गंभीर नहीं था। उसके माँ बाप थे जिनकी गांव और समाज में इज्जत थी। अगर वह एक विधवा से शादी कर लेता तो उनकी गांव और समाज में क्या इज्जत रह जाती।
इसीलिए जब भी जाहिदा रिजवान से शादी की बात करती, बड़ी होशियारी से वह टाल जाता। अचानक जाहिदा को कहीं से पता चला कि रिजवान माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा है। यह जानकर जाहिदा को झटका सा लगा। जब उसने इस बारे में रिजवान से बात की तो उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप चाहते हैं तो शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुमने वादा तो मुझसे किया था। जाहिदा ने कहा, माँ बाप से बढ़कर तुमसे किया गया वादा नहीं हो सकता, इसलिए माँ बाप का कहना मानना जरूरी है। कहकर रिजवान ने बात खत्म कर दी। लेकिन जाहिदा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे माँ बाप से हमारे संबंधों के बारे में बता दूंगी। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो कानून का सहारा लूंगी। जाहिदा की इस धमकी से रिजवान के होश उड़ गए। उस वक्त तो उसने किसी तरह समझाकर जाहिदा को शांत किया, लेकिन वह मन ही मन काफी डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जाहिदा को वह अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज समझकर साथ रख रहा था, एक दिन वही उसकी जिंदगी का बोझ बन जाएगी। इसका मतलब यह था कि जब तक जाहिदा उसका पीछा करेगी, वह समाज में इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसने जाहिदा को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। उस शाम जाहिदा ने रिजवान को फोन करके कहीं चलने के लिए अपने घर आने को कहा, तो रिजवान ने जाहिदा को यह कहकर अपने घर बुला लिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वही उसके घर आ जाए। रिजवान की तबीयत खराब है, यह जानकर जाहिदा परेशान हो उठी। वह जल्दी से तैयार हुई और रिजवान के घर के लिए निकल पड़ी। इसी जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गई। जिस समय जाहिदा रिजवान के घर पहुंची, वह बीमारी का बहाना किए बेड पर लेटा था। जाहिदा उसके पास बैठ गई तो वह उससे मीठी मीठी बातें करके उसे खुश करने की कोशिश करने लगा। उसे खुश करने के लिए उसने एक बार फिर उससे शादी का वादा किया। इसके बाद अपनी योजना अनुसार उसने जाहिदा से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। जाहिदा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही रिजवान ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। जाहिदा की मौत हो गई तो उसने आराम से बाथरूम में ही शव के 3 टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को पीले कपड़ों में लपेटकर पैकेट बनाए। इसके बाद वापस आकर बाथरूम को खूब अच्छी तरह से साफ किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने रिजवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की सख्त जांच के बाद रिजवान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने उसकी सजा पर विचार करते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। रुखसाना ने जाहिदा के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह अब अकेले ही उनके लिए माँ बाप दोनों की तरह बन गई थी। जाहिदा के बच्चे अब रुखसाना के साथ ही रहते थे। पुलिस और कानून की मदद से अपराधियों को सजा दिलवाना समाज के लिए जरूरी है, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।